बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने कोहेरेंस पढ़ना है। सेकंड जो हमारा पार्ट है 32 लेक्चर का। देखते हैं कोहेरेंस क्या होती है। हमने सेंटेंस की कोहेरेंस लास्ट लेक्चर्स में देखी थी अपने। अभी हम पैराग्राफ की कोहेरेंस के बारे में देख रहे हैं। यूनिटी हमने देख ली थी, कोहेरेंस। वी शैल लुक एट द सेकंड एलिमेंट ऑफ अ गुड पैराग्राफ। गुड पैराग्राफ का जो सेकंड एलिमेंट है वो है कोहेरेंस, विच मीन्स, इसका मीन्स देखें, टू होल्ड टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ रखना, सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना। मीन्स वही एक सीक्वेंस मैनर में, ऑर्डरली मैनर में। कोहेरेंस इन राइटिंग रेफर्स टू द मूवमेंट फ्रॉम वन सेंटेंस टू द नेक्स्ट विच मस्ट बी स्मूथ एंड लॉजिकल। लिखने में कोहेरेंस ये होती है कि आप एक चीज़ को दूसरी तरफ के मूव लेके करें, मतलब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ जब आप मूव करें तो स्मूथ और लॉजिकल मैनर में करें। मतलब पहले एक चीज़ जो आती है, फिर उसके बाद जो चीज़ आती है, उसके बाद वही ऑर्डरली अरेंज्ड मैनर में, स्मूथ लॉजिकल मैनर में, मतलब उल्टे सीधे ना चलें, ठीक से चलें। ठीक है, आगे हम करेंगे ना इसके एग्जांपल्स, तो आपको सही से क्लियर हो जाएगा। इन द सेम वे, इन अ लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग द मूवमेंट फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर मस्ट बी स्मूथ एंड लॉजिकल। जैसे एक पैराग्राफ हम लिख, एक सेंटेंस हम लिख रहे हो, तो उसमें अगर एक दो बातें हो तो उनमें कोहेरेंस होती है, आपको पता है, आपने पीछे पढ़ा है। अभी हम पैराग्राफ की कोहेरेंस पढ़ रहे हैं। पैराग्राफ में भी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जाते हुए कोहेरेंस होती है, जरूर होनी चाहिए। और अगर हमारा बड़ा ऐसे है, कोई लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, तो आपका एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ भी कोहेरेट कर रहा हो, मतलब उनके दरमियान भी स्मूथ एंड लॉजिकल कोहेरेंस होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स दैट देयर शुड बी नो सडन जंप्स इन थॉट। इसका ये मतलब है कि आपके सोचों में जंप ना हो। तो अगर आप बात कर रहे हो कायदे आज़म की लाइफ की, तो आप उनके प्राइमरी की बात कर रहे हो, तो साथ उठ के आप यूरोप में चले गए उनके लॉ की तरफ, उनके बारट लॉ की डिग्री की तरफ। नहीं, ऐसे नहीं, आपने स्मूथली मूव करना है। पहले प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, मैट्रिकुलेशन, फिर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, और देन यूनिवर्सिटी लेवल, और फिर हायर एजुकेशन की तरफ मूव करना है आपने। सडन जंप बिल्कुल भी ना हो। आइडिया इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट। ट्रांजिशनल सिग्नल हम यूज करेंगे। ट्रांजिशनल सिग्नल नीचे हमें दिए हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं। कि ट्रांजिशनल हम सिग्नल हम यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक आइडिया दूसरे आइडिया के से रिलेट कैसे करता है, उससे मिलता जुलता कैसे है। बाय अरेंजिंग सेंटेंस इन अ लॉजिकल ऑर्डर, कि वो हमने बार बार पढ़ा, लॉजिकल, लॉजिकल एंड स्मूथ ऑर्डर। उनको लॉजिकल स्मूथ अच्छे से ऑर्डर में लिखेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही से समझ आएगी कि ये ऑर्डर होता क्या। ट्रांजिशनल सिग्नल्स जो हमारा पहला वे है, इसको हम देख लेते हैं कोहेरेंस का। We have had a lot of transitional signals in our earlier lesson। हमें पिछले लेसन में पढ़े ना ट्रांजिशनल सिग्नल, याद होगा आपको, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ से ट्रांजिशन हमारा चेंज हो रहा है, कि डिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है, और भी उस क्लास का सबऑर्डिनेट है। ट्रांजिशनल लगा के हम सबऑर्डिनेट कर देते थे एक क्लास को दूसरी क्लास के। याद करें पिछला लेक्चर। अच्छा, इट वॉज फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ रीडिंग, ये रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट ट्रांजिशनल सिग्नल फॉर परस्पेक्टिव ऑफ राइटिंग। अब जो हम पैराग्राफ या ऐसे वगैरह लिखने हैं, उसके राइटिंग के लिए अब हम ट्रांजिशनल सिग्नल्स देखने लगे हैं। Some writers think of transitional signals similar to the roadside traffic signs that tell the reader to direction he she has to take। कुछ राइटर जो है वो ये सोचते हैं कि ट्रांजिशनल सिग्नल्स का जो वही रोल है इंग्लिश के ग्रामर में, इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश पैराग्राफ में, जो एक रोड पे ट्रैफिक साइंस का है, कि वो साइंस आपको बताते हैं अपने अब चलना है, अब रुकना है, अब ये करना है। इसी तरह जो रीडर है उसको ये डायरेक्शन मिलती है ट्रांजिशनल सिग्नल्स के थ्रू। In other words, they tell the reader when the writer is taking similar routine, idea, word like, similarly, moreover, furthermore, in addition। ये सारे के सारे ट्रांजिशनल सिग्नल हैं। तो जब ये आते हैं तो रीडर को पता चल जाता है कि यहाँ पे राइडर जो हमारा राइटर है वो अभी ये स्टांस लेने लगा है, अब ये कर रहा है, इन एडिशन तो इसको फर्दर डिटेल करेगा, फर्दर मोर कर रहा है, तो इसका ये मतलब है इसकी एक्सप्लेनेशन मजीद देगा। ये सारे जो है ट्रांजिशनल सिग्नल रीडर को इससे पता चल जाता है। ठीक है, कि आगे राइटर का आगे रूट आइडिया क्या है। और एन अपोजिट रूट आइडिया, अगर अपोजिट रूट आइडिया है तो फिर वो ये यूज करेगा सिग्नल्स। ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, कॉन्ट्रास्ट। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है कि आप एक बात करके ना आपके दूसरी तरफ ये बात है, मतलब दूसरे हाथ ये बात है, उसकी अपोजिट बात है, अपोजिट ट्रांजिशनल सिग्नल है ना ये। कॉन्ट्रास्ट का भी ये मतलब होता है इससे मुखालिफ, हाउएवर का भी ये मतलब होता है ताहम, कि ये बात ऐसे है लेकिन ताहम दूसरी बात ये है। ठीक है, आपको पता चलेगा रूट आइडिया यूज कर रहा है या अपोजिट रूट आइडिया यूज कर रहा है ट्रांजिशनल सिग्नल के थ्रू। या आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि आपको ट्रांजिशनल सिग्नल क्या बताते हैं, रूट आइडिया का भी बताते हैं, अपोजिट रूट आइडिया का भी बताते हैं। और ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको अपोजिट रूट आइडिया और रूट आइडिया के बारे में कौन बताता है, तो आपने बताना है कि ट्रांजिशनल सिग्नल बताते हैं। और ये रूट आइडिया के बारे में बताते हैं, इनको भी याद करना है, और ये अपोजिट के बारे में बताते हैं, इनको भी याद रखना है।
और एग्जाम्पल देने के लिए भी ट्रांजिशनल सिग्नल यूज होते हैं. क्या यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, एज अ रिजल्ट, इन कंक्लूजन. मतलब किसी चीज़ का रिजल्ट जब आप निकालना हो, एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस हमने ऊपर पढ़ा, उसके शुरू में भी हमने एक दो वर्ड्स लिखे थे ना कि इससे कंक्लूड करते हैं अपने सेंटेंस को, वो वर्ड्स भी होते हैं ट्रांजिशनल सिग्नल्स. और अगर हम किसी की मिसाल देने के लिए फॉर एग्जाम्पल लाइक भी यूज़ करते हैं, जैसे कि, और सच एज भी यूज़ करते हैं, फॉर इंस्टेंस भी यूज़ करते हैं, ये सारी की मिसालें देने के लिए ये एग्जाम्पल के ट्रांसलेशन सिग्नल है. समझ, फॉलो करें मेरी बात को आप. ये रूट आइडिया के, ये अपोजिट रूट आइडिया के, ये एग्जाम्पल के, ये रिजल्ट के, ये कंक्लूजन के ट्रांजिशनल सिग्नल है. इनको आपने सबको याद करना है. By using transitional words, you guide your reader and make it easier for him or her to follow the writer's idea. Transitional words give coherence to your paragraph. कि आप इससे रीडर को या अपने जो आपका पढ़ रहा है उसको आप इजियर उसके लिए बना सकते हैं कि वो आपको आइडिया को फॉलो करे और पता चले उसको क्या क्या आपने कहा है या आपका आगे प्लान क्या, आपका माइंड मैप क्या है, उसको वो कुछ हद तक पैरा हमने पढ़ लिया. इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं. लुक द फॉलोइंग टू पैराग्राफ, बोथ पैराग्राफ गिव द सेम इन्फॉर्मेशन. दोनों पैराग्राफ देखते हैं, वो कह रहा है कि सेम इन्फो देते हैं दोनों, येट वन इज इजियर टू फॉलो देन द अदर बिकॉज ऑफ यूज ऑफ ट्रांजिशनल सिग्नल्स. अब अपने ट्रांजिशनल सिग्नल सिर्फ नोट करने पैराग्राफ्स में. देखें, स्टूडेंट्स हु कम टू कॉलेज फ्रॉम हाई स्कूल्स फाइंड दैट at first that they have a few problems. जो बच्चे कॉलेज स्कूल से पहले दिन कॉलेज में आते हैं ना, पहली बार the new first year student often does not know any of the student of the higher class. वो बड़ी क्लासेस के जो स्टूडेंट अपना सीनियर है उनको अक्सर जानते नहीं होते क्योंकि वो न्यू फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं ना. These students are not always friendly to him. और वो एक आपस में उनके दोस्ताना ताल्लुकात भी नहीं होते. दे प्ले ट्रिक्स ऑन हिम और टीज हिम. आपको पता है कि जब कॉलेज में बच्चे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी क्या होता है कि उन पे वो ट्रिक्स वगैरह होते हैं, रैगिंग होती है और ये सारा का सारा उनको मतलब फूल बनाया जाता है. और ये सारा ये भी वही बात है कि वो उनके साथ ट्रिक्स करते हैं या उनको तंग करते हैं. बिफोर ही शी वॉज वन ऑफ ही बिगेस्ट स्टूडेंट इन हर स्कूल. कि इससे पहले वो जो बच्चा होता है, मतलब जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जिसको यहाँ तंग किया जा रहा है, इससे पहले वो अपने स्कूल लेवल पे जो वो बिगेस्ट स्टूडेंट होता है, मतलब मोस्ट सीनियर होता है. नाउ शी इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट. और अब वो सबसे छोटा है. डेफिनेटली फिर उसको प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी ना. एंड अदर प्रॉब्लम इज दैट शी नो लॉन्गर हैज़ हर क्लासरूम. और अगले मसला ये है कि वो ज़्यादा देर क्लासरूम में भी नहीं रह सकता. शी हैज़ टू गो डिफरेंट क्लासरूम फॉर एवरी सब्जेक्ट. कुछ कॉलेजेस में होता है ऐसे, लेकिन जहाँ से मैंने पढ़ा वहाँ तो नहीं ऐसे, शायद आपके कॉलेज में हुआ हो, लेकिन कुछ कॉलेजेस में होता है अभी भी कि हर सब्जेक्ट के लिए ना आपको मतलब यूनिवर्सिटीज लेवल पे भी इवन के होता है कि आपको उस टीचर के क्लासरूम में जाना पड़ता है अपनी क्लास लेने के लिए. यहाँ वो बात बताई जा रही है कि क्लासरूम में नहीं रहते वो, उनको बार बार दूसरे रूम्स में जाना पड़ता है. द अनफॉर्चुनेट स्टूडेंट हैज़ टू कैरी ऑल हिज थिंग्स विद हिम हर. तो वो जो बदकिस्मत स्टूडेंट है उनको ये सब कुछ अपने साथ उठाना पड़ता है, ज़ाहिर करना पड़ता है उन्हें. ही शी इज़ नॉट यूज टू दिस. वो इसके आदी नहीं होते. अवर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट डज नॉट हैव अ क्लास टीचर आइदर. जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके क्लास टीचर भी नहीं होता, मतलब एक क्लास टीचर हो जिसको अपना इशू एक्सप्लेन कर दो, ये सब कुछ. सेकंड देखें, आपको ने देखा उसमें सीधी सीधी बातें लिखी हैं. एक फर्स्ट बात हुई है, वो भी एक एज अ ट्रांजिशनल वर्ड नहीं यूज हुआ, मतलब ऐसे अरेंज मैनर में बताया गया कि सबसे पहले उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं. अगर प्रॉब्लम्स ऐसे बिल्कुल अन्यवाद जिसे कहते हैं ना वो लगा दी गई हैं, बताया नहीं कि ये होता है ये. अभी इस पैराग्राफ में ट्रांजिशनल वर्ड है, आप देखना कि इसको समझना कैसे होगा. इंस्टेड ऑफ वन टीचर हुम ही शी नोज वेल. अभी ये पैराग्राफ ऊपर वाला लेक्चर है कि उस टीचर के बजाय जिसको वो अच्छे से जानता है 6 or 7 टीचर हुम ही हार्डली नोज एट ऑल. उसके 6-7 और टीचर्स भी होते हैं जिनको वो मुश्किल से जान पाता है. द बॉय और गर्ल स्टार्टिंग कॉलेज ऑफन फाइंड्स इट रैदर स्ट्रेंज एट फर्स्ट. कि जो लड़के या लड़कियां बच्चे जो है वो कॉलेज स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो उसको स्ट्रेंज यानी कि अपने लिए अजनबी पाते हैं. एट फर्स्ट आ गया मतलब सबसे पहले पाते हैं. ठीक है, लेकिन ट्रांजिशनल वर्ड्स आपने देखा कितने के यूज हुए हैं, बल्कि ना होने के बराबर. अब ये पैराग्राफ पे गौर से देखें. स्टूडेंट्स हु केम इनटू कॉलेज फ्रॉम हाई स्कूल फाइंड दैट द फर्स्ट दे हैव फ्यू प्रॉब्लम. द मेन प्रॉब्लम इज दैट दिस इज ट्रांजिशनल. ओके, कि जो सबसे बड़ी उनके लिए प्रॉब्लम है वो क्या है, इज दैट द कॉलेज इज मच बिगर यूजली अगेन देन द हाई स्कूल. यूजली का मतलब होता है आमतौर पर. द मेन प्रॉब्लम
अब उसने क्या कहा कि उनको फ्यू प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती हैं ऊपर के पैराग्राफ में, बाकी प्रॉब्लम उसने ऐसे ही मतलब एक दूसरी तीसरी कोई उनके अरेंजमेंट नहीं। इधर उसने बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि वो बहुत बड़ा होता है, उनको समझ ही नहीं आती मतलब किधर जाए, और बाद बच्चों को तो रास्ते भी नहीं याद होते हैं, समटाइम्स भूल जाते हैं जब ज़्यादा बड़ा कॉलेज हो। अच्छा देखें, द मेन प्रॉब्लम, दिस इज ट्रांजिशनल वर्ड, ये हमारे पैराग्राफ को कोहेरेंस देगा। अगला ट्रांजिशन वर्ड देखें, एंड अदर थिंग इज दैट न्यू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफर डज नॉट नो। एक मेन प्रॉब्लम ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने सीनियर्स को भी नहीं जानते होते। अब सम टाइम बाजू कहता है ऐसा होता है कि वो उनके साथ ट्रिक्स खेल देते हैं, उनके साथ जोक्स क्रैक्स कर देते हैं, उनके साथ उनको टीज करते हैं। देख रहे हैं ना, इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि हम एक चीज से दूसरी चीज की तरफ चल रहे हैं। अब ये तो हो गया कि वो उनको नहीं जानते होते, तो फिर होता ये है उनके ना जानने का जो नुकसान है वो बाजू का ऐसा होता है कि वो उनके साथ ट्रिक्स करते रहते हैं, उनको टीज करते रहते हैं। ये सम टाइम्स ने इन दोनों सेंटेंस को एक दूसरे से को रिलेट कर दिया। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ट्रांजिशनल वर्ड ने ऊपर और नीचे वाली दोनों बातों को एक दूसरे से एक किस्म की कोहेरेंस दे दी, उनको जोड़ दिया एक दूसरे से। एंड अदर चेंज इज दैट, अच्छा तीसरी तब्दीली या तीसरी प्रॉब्लम जो उन्हें फेस करना पड़ती है वो ये है कि जो स्कूल में वो सबसे बड़े होते थे और यहाँ वो सबसे छोटे हैं, ये भी एक बड़ा चेंज आता है उनके लिए, ठीक है ना। अब येट एंड अदर प्रॉब्लम इज दैट, अब यहाँ प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती, ये एक पैराग्राफ तो खत्म हो गया है किस्म का, लेकिन येट का मतलब होता है अभी और भी प्रॉब्लम्स बाकी हैं। वो ये है कि उनको वो एक क्लासरूम में भी नहीं वो रहते। अब येट अगेन हेयर ट्रांजिशनल वर्ड। अब नो फिर आ गया, नो क्या होता है कि अब, अच्छा अब उनको क्या होता है कि अपने क्लासेस लेने के लिए डिफरेंट क्लासरूम में जाना पड़ता है। अब नो, अब जाना पड़ता है ना, इसको ये दो सेंटेंस एक दूसरे से नो अगर हम यूज कर लेंगे और येट यूज करेंगे तो ये को रिलेट हो जाएंगे। ऊपर हमने पढ़ा कि ये अलग अलग सेंटेंस यूज होते हैं कि उनकी क्लासेस नहीं होती, बात खत्म। दूसरी बात है कि उनको क्लास लेने के लिए जी अलग अलग रूम्स में जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम ये ट्रांजिशनल वर्ड यूज कर लें तो इसका ये मतलब है कि अब उन्हें क्लास लेने के लिए अलग अलग रूम्स में जाना पड़ता है। अब जाना पड़ता है क्योंकि उनका पिछले जो था उनको एक क्लासरूम होता था, उनके पास एक क्लासरूम नहीं है। अब फॉलो कर रहे हैं ना बेटा मेरी बात को? ये ट्रांजिशनल वर्ड जो है हमारे जो सेंटेंस है आपस में इनके रबत पैदा कर रहे हैं, इनको इकट्ठा कर रहे हैं, इनकी एक सीक्वेंस बना रहे हैं हमारे लिए। अगेन एंड द अनफॉर्चुनेट, अब उधर क्या बदकिस्मत बच्चों को ये सब कुछ फेस करना पड़ता है, क्या सब कुछ, ये सब कुछ जो पड़ पड़ा है। लेकिन अब यहाँ एंड लगा दिया ट्रांजिशनल वर्ड, तो फिर ये इसी से हमारा लिंक स्ट्रॉन्ग कर रहा है पिछली बात से। क्या फेस करना पड़ता है बदकिस्मत बच्चों को कि कभी बैग उठा के एक क्लास में कभी दूसरी क्लास में, उनको ये बेचारों को बदकिस्मतों को फेस करना पड़ता है। एंड से अगेन पीछे लिंक डेवलप हो गया हमारा। फिर मोर एवर, और इससे ज्यादा क्या होता है कि क्या ये होता है कि फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट हैं वो उनका क्लास टीचर भी नहीं होता। ये तो बात होगी ना कि क्लास नहीं होती तो उन्हें जाना पड़ता है और वो बदकिस्मत है और ये सारी बातें। और मोर एवर का मतलब होता है इससे ज्यादा भी कुछ होता है, मोर एवर मजीद बड़ा, वो ये होता है कि उनका क्लास टीचर भी नहीं होता, ठीक है। इंस्टेड का मतलब है इसकी बजाय क्या होता है, उनको उनके एक के अलावा 6-7 टीचर्स होते हैं जिनको मुश्किल से जान पाते हैं। देयर इज नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं, दैट, अब ये बात आ गई कि वो जो बच्चे स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं वो उनको पहले पहले स्ट्रेंज फील होता है। अब देयर इज नो डाउट कह के एक किस्म का सारी बातों का एक निचोड़ निकाल दिया। इधर उनके मसाइल ये सारे जाहिर किए ना, तो उनके मसाइल से ये वाजे हुआ कि इस बात में कोई शक नहीं कि जो भी बच्चे पहले कॉलेज जाते हैं उनको स्ट्रेंज फील होता है, अजनबियत फील होती है। ये ट्रांजिशनल वर्ड जो हमारा एक किस्म का कंक्लूड कर रहा है, हमारी सारी ऊपर की बातों का कोहेरेंस भी क्रिएट कर रहा है और कंक्लूड भी कर रहा है, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ईच ट्रांजिशनल सिग्नल हैज अ स्पेशल मीनिंग। डेफिनेटली हमने ऊपर देखा हर एक का अपना अपना मतलब होता है। ईच वन शोज हाउ द फॉलोइंग सेंटेंस रिलेट्स टू द प्रोसीडिंग वन। हर एक जो ट्रांजिशनल वर्ड है वो ये बताता है कि ये सेंटेंस पिछले सेंटेंस से कैसे रिलेट करता है, उससे कैसे ताल्लुक है इसका। इट डज नॉट मीन दैट यू यूज अ ट्रांजिशनल सिग्नल इन फ्रंट ऑफ एवरी सेंटेंस। अब ये मतलब भी नहीं है कि आपको ट्रांजिशनल सिग्नल आ गए हैं, कुछ याद कर लिया आपने तो वो आप हर सेंटेंस के साथ लगा लें। नेवर एवर, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने देखना जहां जहां जरूरत है, ऊपर पैराग्राफ में नोट किया ना आपने, सारे सेंटेंस से पहले नहीं लगे हुए, जिसका रबत जरूरी था बनाना और जो वहां ट्रांजिशनल सिग्नल सूट करता था वो वहां पुट किया गया। दैट वुड बी जस्ट एज कन्फ्यूजिंग एज यूजिंग अ फ्यू ट्रांजिशनल सिग्नल्स। ये कन्फ्यूजिंग भी है कि आपके लिए चॉइस करना कि आप कहाँ यूज करें और कौन सा यूज करें। गुड राइटिंग रिक्वायर्स दैट यू आर इनफ ट्रांजिशनल सिग्नल टू मेक द रिलेशनशिप अमंग योर आइडियाज क्लियर। कि आपके पास इतने ट्रांजिशनल सिग्नल हों कि आप अपने आइडियाज क्लियर करने के लिए उनको जहां जहां चाहे रिलेशनशिप उनके अमंग उनके दरमियान में क्रिएट करने के लिए पुट कर दें। तो ये कैसे आपको आएगा? आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे और ट्रांजिशनल सिग्नल याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ मैंने ट्रांजिशनल सिग्नल पुट करने हैं और कैसे कैसे पुट करने हैं और कौन सा सिग्नल जो है मैंने पुट करना है। प्रैक्टिस क्या है? चूजिंग ट्रांजिशनल वर्ड्स, इसकी आपको प्रैक्टिस एक करवाई जाती है, इसको हम देखते हैं।
चूज द ट्रांजिशन सिग्नल दैट बेस्ट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटेंस। आपने वो सिग्नल चूज करना है जिससे अच्छे से रिलेशनशिप दो सेंटेंसेस के दरमियान आप क्रिएट कर सके। मेक पंक्चुएशन चेंजेस एज रिक्वायर्ड, और पंक्चुएशन चेंजेस भी आपने करनी है इन जो सेंटेंस आपको नीचे दिए गए इनमें। फर्स्ट देखें, अ रीसेंट आर्टिकल इन द हेराल्ड सजेस्टेड वेज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, कि अभी जो हेराल्ड जो एक न्यूज़पेपर है या एक मैगजीन है, उसमें एक रिसेंट आर्टिकल जो छपा है उसमें क्या है कि इन्फ्लेशन यानी कि वो जो बढ़ती हुई महंगाई वगैरह है उसको कम करने के लिए सजेशन यानी कि तरीके बताए गए हैं। द आर्टिकल सजेस्टेड दैट द प्राइम मिनिस्टर रिड्यूस द सेंट्रल बजट। आर्टिकल ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर को सेंट्रल बजट कम करना चाहिए। अब इधर आपने लगाना ट्रांजिशनल, बल्कि लगा हुआ है फर्दर मोर, वो ऑलरेडी हाईलाइट है। ओके, फर्दर मोर यूज करके देखते हैं। अब एक बार तीनों यूज करके मैं आपको समझाती हूँ। हाउएवर अगर हम यूज कर रहे हैं, आपको पता है ये हाउएवर इन कॉन्ट्रास्ट ये ऑपोजिट आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए जाहिर होते हैं। हमने यहाँ बात की कि आर्टिकल में ये बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो सेंट्रल बजट को रिड्यूस करे, कम करे। अब इसके अगर देखते हैं अगली बात तो इसके ऑपोजिट है, फिर तो हम ये दोनों यूज करें। अगर इसी की तायद कर रही है तो फिर हमें फर्दर मोर यूज करना चाहिए। बात देखें, इट सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट रिड्यूस सेंट्रल प्रोविंशियल एंड लोकल टैक्सेस। अब सजेस्ट कौन करता है, वही आर्टिकल सजेस्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सारे के सारे जो हैं टैक्सेस हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे प्रोविंस लेवल पे वो लोकल टैक्स सारे टैक्स कम करें। अब देखें यहाँ बजट रिड्यूस करने की और यहाँ टैक्स रिड्यूस करने की बात आ रही है। ये दोनों बातें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है ना। अगर तो यहाँ आता है ना कि ये रिड्यूस करें और यहाँ आता है इंक्रीज करने की बात आ जाती, या कुछ इसके ऑपोजिट आ जाता फिर तो हम हाउएवर यूज करते। या अगर ज्यादा ऑपोजिट आ जाता, थोड़ा ऑपोजिट आता तो हाउएवर मतलब थोड़ी सी इससे बात रिलेट ना कर रही होती। और अगर ऑपोजिट ज्यादा आता तो इन कॉन्ट्रास्ट हम यूज करते या ऑन द अदर हैंड यूज करते। लेकिन आपने देखा है कि ये वाली बात सारी इसी बात को सपोर्ट कर रही है कि यहाँ भी बजट कम करने की बात है और यहाँ टैक्सेस कम करने की बात है, तो हम यहाँ यूज करेंगे फर्दर मोर। ठीक है, आपको अब आगे ना समझ, फर्दर मोर यहाँ यूज होगा जो ऑलरेडी बोल्ड है। सेकंड देखें, द राइटर सेड दैट द काजेज ऑफ इन्फ्लेशन वर इजी टू फाइंड। राइटर ने ये कहा है कि जो काजेज ऑफ इन्फ्लेशन इसकी वजूहात हैं वो आसानी से ढूंढी जा सकती हैं। अब इधर आएगा ट्रांजिशनल सिग्नल, द क्योर इन्फ्लेशन वाज नॉट इजी टू प्रेस्क्राइब। अब देखें, इसकी वजूहात इजी से ढूंढी जा सकते हैं, लेकिन इसका क्योर यानी कि इसका हल जो है वो आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता। वो प्रिस्क्राइब करना, वो बताना आसान नहीं है। अब ये एक चीज आसान है और दूसरी आसान नहीं है। आपको पता ही है, अपोजिट कर रही है ना दोनों चीजें एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी कौन सा आगे मिसाल दी जा रही है, देयरफॉर भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा होर। समझ रहे हैं आप बात मेरी? इसकी ठीक है, एक चीज अपोजिट, एक चीज को काजेज जो इन्फ्लेशन की उनको फाइंड करना आसान है, लेकिन उसके जो क्योर है उसके हाल है उसको फाइंड करना आसान नहीं है। तो वी विल यूज हाउएवर, यहाँ हम ताहम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरा वो देखें, इन फिजिक्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट। फिजिक्स में क्या होता है, एक चीज का जो वेट है वो किसके बराबर होता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर जितनी फोर्स से उसको अर्थ अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। ये आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अब ट्रांजिशनल सिग्नल यहाँ आएगा, इफ अ मैन वेज 150 पाउंड, अगर एक आदमी का जो वजन है 150 पाउंड है। आपको देखा ये बात जो होगी है उसकी आगे मिसाल दे रहा है, उसकी इंस्टांस देख के आपको ज्यादा वाज़ेह कर रहा है। तो दिस मीन्स दैट द अर्थ पुल्स हिम डाउन विद अ फोर्स ऑफ 150 पाउंड। तो इसका ये मतलब है कि जो जमीन उसको नीचे अपनी तरफ 150 पाउंड की फोर्स से खींचती है। ये बात ऊपर बताई हमने, उसकी हमने दी एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशन, मिसाल। तो यहाँ डेफिनेटली जो हम यूज करेंगे ट्रांजिशनल वर्ड वो फॉर एग्जाम्पल आएगा, मोर एवर फर्दर मोर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत इजी प्रैक्टिस थी, इसी से आपने गेन कर लिया होगा कुछ। अच्छा, सेकंड जो हमारा था वे कोहेरेंस अचीव करने का एक पैराग्राफ में, वो क्या था, टू अचीव कोहेरेंस इस पैराग्राफ बाय अरेंजिंग द सेंटेंस इन सम काइंड ऑफ लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर में सेंटेंस को करना, ऑर्डरली मैनर में, अरेंज्ड मैनर में करना। एज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप, जो लॉजिकल ताल्लुक है सेंटेंस के दरमियान एक पैराग्राफ में, उसकी बहुत सी काइंड है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज एंड सेंटेंस इन पैराग्राफ। और पैराग्राफ में सेंटेंसेस को, आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने की, इकट्ठा करने के भी डिफरेंट वेज, तरीके हैं। योर चॉइस ऑफ वन काइंड ऑफ लॉजिकल ऑर्डर ओवर एन अदर विल डिपेंड ऑन द टॉपिक एंड द पर्पज ऑफ योर राइटिंग। यानी कि आपकी राइटिंग का पर्पस, आपकी राइटिंग का टॉपिक किस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लॉजिकल ऑर्डर यूज कर रहे हैं, किस ऑर्डर को किसी और दूसरे लेवल पे आप फोकियत दे रहे हैं, उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू कंबाइन टू और मोर डिफरेंट लॉजिकल ऑर्डर्स इन द सेम पैराग्राफ। ऑर्डर्स हम आगे तरीके पढ़ते हैं ना ऑर्डर्स के, ये जो दिए हुए हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि कितनी टाइप्स हैं ऑर्डर की। अच्छा, वो ये यहाँ बता रहा है कि ये पॉसिबल है कि आप एक या दो ऑर्डर्स को एक ही पैराग्राफ में इकट्ठा कर दें। द टू मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ लॉजिकल ऑर्डर इन इंग्लिश वे आर,
जो इंग्लिश राइटिंग की है उसमें 2 मोस्ट कॉमन जो लॉजिकल ऑर्डर्स हैं वो नीचे दिए गए हैं, इनको आपने याद करना है, डेफिनेटली करना है। पहला है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेकंड है ऑर्डर्स ऑफ इम्पोर्टेंस। इनको हम देख लेते हैं नीचे जाके कि ये क्या क्या है। द वर्ड पहला देखें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द वर्ड क्रोनोलॉजिकल इज रिलेटेड टू द वर्ड टाइम। ये किस टाइम जो लफ्ज़ों की टाइम है उससे यूज़ हो रहा है। मतलब क्रोनोलॉजिकल पहले अगर आप 90s की बात कर रहे हैं फिर आप 80s की कर रहे हैं, गलत होएगा। पहले 80s की करें 90s की करें, मतलब ऑर्डर से चलें। वर्ड ऑर्डर दुनिया का एक ऑर्डर है वो बता रहा है क्रोनोलॉजिकल। अच्छा देखें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देयरफॉर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द आइडियाज या पैराग्राफ इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस टाइम। वही बात कि वो किस टाइम से किस लिहाज से हुई। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की डेफिनेशन है, इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। कि आप जैसे मैंने आपको आगे कई बार एग्जांपल दी कि आप कायद आजम की अल्लामा इकबाल की लाइफ के बारे में लिखनी है तो आप पहले ये लिखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुई। पहले आप ऑर्डर में जाएंगे, कैसे ऑर्डर में कि ऑकरेंस ऑफ टाइम, पहले क्या वाकया हुआ, पहले मिडिल हुआ, फिर हाई सेकेंडरी हुआ, फिर मैट्रिकुलेशन फिर सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, और ऐसे आप ऑर्डर में चलेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब टाइम के एतबार से जिस जैसे जैसे टाइम के साथ काम होता गया आप वैसे उसको पैराग्राफ में लिखते जाएं तो आप क्या कर रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। You could use this order of organization for something as simple as a recipe। कुछ भी सिंपल करने के लिए, कुछ सिंपल चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस ऑर्डर को यूज़ कर सकते हैं। फॉर समथिंग एज कम्प्लेक्स एज अ हिस्ट्री ऑफ एनी मूवमेंट। किसी बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ को भी यूज़ करने के लिए और कम्प्लेक्स चीज़ को भी यूज़ करने के लिए। कम्प्लेक्स चीज़ के एग्जांपल जैसे दी हुई है यहाँ, हिस्ट्री ऑफ एनी मूवमेंट, तो किसी वाकयात की हिस्ट्री आप लिख रहे हैं कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, उसको भी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को इन दोनों चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। However, chronological order is not just used for historical events। अब देखें however की भी मैं आपको बात बता दूं, ट्रांजिशनल वर्ड है ना, वैसे तो अब ये दूसरी बात हो रही है लेकिन यार समझे, इधर उसने बता दिया कि हिस्ट्री के जो कम्प्लेक्स वाकयात है उनको डिस्क्राइब करने के लिए पैराग्राफ में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूज़ करते हैं। अब आगे उसने इससे थोड़ी ऑपोजिट बात की ना कि ऐसा नहीं है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स को बताने के लिए यूज़ होता है। ये बात और ये बात थोड़ी सी ऑपोजिट होगी तो यहाँ हुआ ट्रांजिशनल वर्ड यूज़ हुआ, ठीक है ना। मैं आपको ऊपर उसके एक एग्जाम्पल देके समझा रही थी। यहाँ तो ये बात वो ऐसे ट्रांजिशनल वर्ड की नहीं कर रहा, यहाँ बात कर रहा है क्रोनोलॉजिकल वर्ड की, ठीक है, कि हम उसे हिस्टोरिकल इवेंट्स में यूज़ करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं में यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्लेन प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, बिजनेस, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ होता है। पैराग्राफ दैट एक्सप्लेन्स हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज प्रोसेस और हाउ टू पैराग्राफ्स। अच्छा अब इधर प्रोसेस की आपने डेफिनेशन भी देख लिया है। ये आपकी प्रोसेस की डेफिनेशन है कि प्रोसेस जो होता है वो आपको ये बताता है कि आप कैसे पैराग्राफ में आपने पहले क्या किया फिर क्या किया, उसका नतीजा क्या निकला, ये सारा प्रोसेस है। इसको भी आप बयान करने के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हेन राइटिंग गुड क्रोनोलॉजिकल पैराग्राफ। 2 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपने माइंड में रखने हैं। पहला देखें, डिस्कस द इवेंट्स और स्टेप्स इन द प्रोसेस इन ऑर्डर इन विच दे टेक प्लेस। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि उनको इस ऑर्डर में डिस्कस करें, उस जिस ऑर्डर में वो हुए हैं, जिस ऑर्डर में टेक प्लेस हुए हैं, ठीक है, जो पहले वो उसको पहले डिस्कस करें। डेफिनेट आप ऐसे ही करेंगे। और दूसरा है यूज क्रोनोलॉजिकल ट्रांजिशनल सिग्नल्स फर्स्ट नेक्स्ट आफ्टर देन इन 1960। ये जो ट्रांजिशनल सिग्नल है, लेकिन ये ट्रांजिशनल सिग्नल किस चीज़ के हैं, क्रोनोलॉजिकल ट्रांजिशनल सिग्नल है। मतलब इसको बयान करने के लिए जो यूज़ होते हैं ये है क्रोनोलॉजिकल ट्रांजिशनल सिग्नल। ट्रांजिशनल सिग्नल आपको क्लियर हो गया ना कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, और ये क्रोनोलॉजिकल के हैं, ठीक है। इनको भी आपने याद करना है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपने मेमोराइज कर लेने हैं। जो बोल्ड चीज़ें आपको पता है आपने याद करनी होती हैं। अच्छा नोटिस हाउ द फॉलोइंग 2 पैराग्राफ ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू टाइम। अब अपने इसमें नोटिस करना है, ये विदाउट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है और ये इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी है और ये ट्रांजिशनल सिग्नल्स भी लगे हुए हैं जो आपको बोल्ड नजर आ रहे हैं। देखें फर्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच यूज वैक्यूम ट्यूब्स केम आउट इन 1950। कि जो पहली जनरेशन नस्ल कंप्यूटर्स की जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ करती थी 1950 में आई। यूनिवैक आए is an example of these computer which could perform thousands of calculation per seconds। ये कंप्यूटर का नाम है जो इसकी मिसाल है किसकी भला, वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स की, कि जो क्या करता था thousands of calculation पर 1 सेकंड में कर लेता था। इन 1960 द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड। 1960 में दूसरी जनरेशन आई। देख रहे हैं बेटा, 1950 पहले आ गया, 1960 1960 बाद में आ गया। आप ऐसे भी तो बता सकते हैं ना कि 1960 में दूसरी जनरेशन आई, 1950 में पहले आई। ऐसे आप क्यों करेंगे? आप तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना है, आपको कोहेरेंस करनी है सेंटेंस में, आपको अरेंज सेंटेंस करना है, तो आप इसको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। देखें ना 50 पे 60 और देन 65।
क्या वो 16 में सेकंड जनरेशन आई, एंड दीज कुड परफॉर्म वर्क 10 times फास्टर देन द प्रीडिसेसर का मतलब होता है जो उसके पहले थे, इसके बावजूद जिसको कह लेते हैं हम, ये इसका पहले जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन, उससे वो 10,000 टाइम्स फास्टर तेज काम करता था, ठीक है। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स व स्मॉलर, छोटे थे ये कंप्यूटर, फास्टर तेज थे, एंड मोर डिपेंडेबल देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और उनसे ज़्यादा डिपेंडेबल थे, ठीक है। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर देखें, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वी आर फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एंड हियर टू 1950, 1960 and 1965 we are following chronological order. कंप्यूटर अपेयर्ड ऑन द मार्केट इन 1965, और ये तीसरे जो है मार्केट में आए 65 में। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की तो आपको समझ आ गई। अब ये जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है इसमें क्या यूज़ हुए हैं, ट्रांजिशनल यूज़ हुए हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के जो ट्रांजिशनल है वो यूज़ किए हमने। इसको देखें, इफ़ यू वांट टू कुक समथिंग दैट इज़ डिलीशियस एंड क्विक टू मेक, हाउ टू मेक कैरेट पुडिंग। कैरेट पुडिंग इसको आप कह सकते हैं गाजर का हलवा जैसे होता है, उसको इस टाइप का कुछ होता है। अच्छा खैर सॉरी, मुझे ये लगा कि ऊपर वाले सेंटेंस जो है वो ट्रांजिशनल के बगैर है, ये ट्रांजिशनल वाला है सर, ये बोल्ड हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अलहदा पैराग्राफ था, ये अलहदा पैराग्राफ है। दोनों में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझाया जा रहा है। ऊपर ट्रांजिशनल्स नहीं यूज़ हुए थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के, यहाँ ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ट्रांजिशन, ठीक है। ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का है पैराग्राफ समझाने के लिए आपको, और वो भी वही था। देखें, इफ़ यू वांट टू कुक समथिंग दैट इज़ डिलीशियस एंड क्विक टू मेक, अगर आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो डिलीशियस यानी कि मज़ेदार और जल्दी बन जाए, ट्राई द रेसिपी फॉर कैरेट पुडिंग। तो कैरेट पुडिंग यानी कि गाजर के हलवे की, गाजर की खीर की जो आप डिश है, रेसिपी है, इसको आप ट्राई करें, इसको बनाने की कोशिश करें। फर्स्ट सबसे पहले क्या करें, स्क्रैप द कैरेट 1 किलो, 1 किलो जो कैरेट है उनको स्क्रैप करें यानी कि उनको छीलें। देन ग्रेट दैम, फिर क्या करें, उनको वो मैश करें, वो जिसको कहते हैं ना आप करते हैं, उनका जो मूली कंटा जिसको कहते हैं हम अपनी जुबान में, वो करें। अच्छा देखें, फर्स्ट यूज हो गया, पहले ये करें देन ये करें आप। बॉयल मिल्क 1 किलो एंड ऐड द ग्रेटेड कैरेट्स, फिर ग्रेटेड कैरेट्स जो हमने वो जो बनाया हुआ उसका मैश की हुई जो कैरेट्स हैं वो हम उसमें 1 किलो मिल्क में उसमें डाल देंगे। पहले आपने ये करना है, फिर ये करना है, फिर आपने ये करना है, कर रहे हैं ना ऐसे ही। अगर आप पहले मिल्क ले लें, उसमें पूरी की पूरी कैरेट्स डाल दें, आपका काम भी खराब हो जाएगा, ना तो कैरेट पुडिंग बनेगी, ना आपको कोहेरेंस रहेगा सेंटेंस में, ना आप कोई ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है काम आपने सारे वही करने हैं। अच्छा आप गाजरें ले लें, आप इसको अगर प्रैक्टिकल में कर लें, आपको प्रैक्टिकल से मैं समझाती हूँ कोहेरेंस। आपने दूध भी ले लिया, उसमें 1 किलो गाजरें डाल दी, बगैर धोए, बगैर स्क्रैप किए, बगैर उनको ग्रेट किए, ऐसे ही डाल दी, कि आपकी पुडिंग बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। लेकिन आपने काम तो वही कर लिया ना, आप उसको बना लें। अच्छा दूध को फिर आप उसके बाद उसको मैश कर लें, उसको फिर कर लें ना आप ग्रेटेड, और फिर उसको स्क्रैप बाद में उसको छील भी लें, तो ऐसे तो काम सारा खराब होगा। इसी तरह आपका जो सेंटेंस है उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है। आप कहते हैं हमें सारा आता था और मैं सारा लिख के आऊँ पेपर में, आपको आता होगा सारा, आप लिख के भी आए होंगे, लेकिन आपको सेंटेंस के सीक्वेंस का नहीं पता था कि आपने कैसे एक दूसरे से को एक सेंटेंस को एक दूसरे से को रिलेट करना है अपने पैराग्राफ में। आपकी पुडिंग तो बन जाती है लेकिन वो पुडिंग खाने के काबिल नहीं रहती। इस तरह आप पेपर तो कर आते हैं, बेशक आपको सारा आता भी आता है, लेकिन वो आपको अच्छे ग्रेड्स देने के वो काबिल नहीं रहता, बिकॉज आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते। आप इसको गौर से सुने, गौर से फॉलो करें। फर्स्ट हो गया, देन हो गया, ऐड 1 कप ऑफ शुगर, 1 कप चीनी डाल लें, लेट दम बॉयल, इसको उबलने दें, वो ठीक है, ये पहले किया। अब नेक्स्ट क्या करना है, बीट 1 एग थॉरोली, 1 अंडे को क्या करें, मैश करें, थॉरोली उसको बीट करें। पोर द बीटन एग इनटू द बॉइलिंग मिल्क एंड कैरेट्स, फिर एग को उसमें डालें, फर्स्ट देन नेक्स्ट। हम ये सारा कुछ सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। स्टिर द मिक्सचर, उसको हलाएं मिक्सचर को, एंड 2 टेबलस्पून ऑफ फाइनली ग्रेटेड कोकोनट, कोकोनट फिर उसमें डालें, यानी कि वो जो होता है नारियल ग्रेटेड फॉर्म में। मिक्स वेल, अच्छे से उसको हलाएं। कुक टिल मिक्सचर बिकम्स थिक, यहाँ तक उसको पकाएं जहाँ तक मिक्सचर थोड़ा थिक हो जाए, थोड़ा डार्क हो जाए, गाढ़ा हो जाए। टर्न ऑफ द गैस, गैस ऑफ कर दें। देन द मिक्सचर कूल्स अगेन व्हेन, जब मिक्सचर ठंडा हो जाए, पोर इट इनटू अ डिश, उसको डिश में डाल लें। अब पहले भी आप अगर इसको उल्टा लिखेंगे, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, आप भी फेड अप हो गए होंगे, लेकिन बेटा ये बहुत समझने की बात है। अगर आप इस लाइन को पहले लिखेंगे कि जब मिक्सर आपका ठंडा हो जाए फिर आप उसको डिश में डाल लें और बाद में पकाएं, ऐसे होता ही नहीं है, ऐसे तो आपने किए ही नहीं है। आपने पहले उसको पकाना है, सारा कुछ एक एक स्टेप फॉलो करके बनाना है और फिर उसको डिश में पुट करना है ना। ऐसे ही आपने पैराग्राफ, ये एक बहुत ईजी एग्जांपल से आपको समझाया गया है। ये चीज़ें तो आपको पता है ना कि आपने करना है, और जिस चीज़ का आपको नहीं पता होता, आपको कोहेरेंस नहीं रहती, तो आप उसमें नहीं करते, फिर आप कहते हैं आपके मार्क्स ग्रेड्स कम आते हैं। तो आपने इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, प्रैक्टिस इसकी बार बार करनी। ये मुश्किल है, आपको थोड़ा लेट आप इसको ग्रैस्प करेंगे, लेकिन करेंगे, आपने करना है इसको। टॉपिक सेंटेंस ऑफ अ क्रोनोलॉजिकल पैराग्राफ इन सम वे इंडिकेट्स एट द टाइम ऑर्डर। टॉपिक सेंटेंस क्या कह रहा है, क्रोनोलॉजिकल पैराग्राफ का टाइम ऑर्डर का बताता है।
इन द पैराग्राफ ऑन कंप्यूटर्स, ऊपर जो हमने पढ़ा है ये देखें फ्रेजेस, वही 50-60 क्या इन्होंने डेवलप किया, क्रोनोलॉजिकल आर्डर डेवलप किया, अपीयर्ड ऑन द मार्केट। 65 में गिव द रीडर हिंट दैट ही इज अ क्रोनोलॉजिकल, दिस अ क्रोनोलॉजिकल आर्डर, कि जब तीनों आपके सन यूज हो गए, आपको पता चल गया पहले ये, दूसरा ये, तीसरा, तो आपको पता चल गया कि क्रोनोलॉजिकल आर्डर यूज हो रहा है, ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है। और जो प्रोसेस पैराग्राफ है जिसमें प्रोसेसिंग हुई हुई है, प्रोसेस के हमने ऊपर डेफिनेशन देखी, ये सेकंड पैराग्राफ हमारा प्रोसेस पैराग्राफ है। इसमें क्या हुआ है, वन ऑन हाउ टू मेक कैरेट पुडिंग द प्रोसेस टू बी डिस्क्राइब इन नेम इन द टॉपिक सेंटेंस। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये इसने क्या किया, आपको कैरेट पुडिंग का बताया। तो ये जो हमारा ऊपर सेंटेंस है, ये टॉपिक सेंटेंस है ना, टॉपिक सेंटेंस मेक कैरेट पुडिंग बनाने का जो तरीका है वो उसने हमें बताया पैराग्राफ ने। तो टॉपिक सेंटेंस भी क्या करता है, पैराग्राफ जो हमारा एक एक सेंटेंस है, जो हमने ऊपर लास्ट लेक्चर्स में अपना कवर किया कि हमारी सारी के सारी सपोर्टिंग डिटेल हमारे टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रही है, कि ये सारी के सारे सेंटेंस कैरेट पुडिंग बनाने का ही हमें तरीका बता रहे हैं ना, ये तो हो गया। और ये हमारा जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, सॉरी सेंटेंस है, वो भी देखें, वो भी सपोर्ट कर रहा है। वो जो ऊपर सारे के सारे मेथड पढ़े वो भी इसमें अच्छे से अप्लाई हो गए हैं, क्रोनोलॉजिकल आर्डर भी हमने अप्लाई कर दिया। होप सो बेटा आपको ये समझ आ गई होगी। अब फॉलोइंग आर द टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस नीचे दिए गए हैं, चेक विद द टिक मार्क दो सजेशन सजेस्टिंग अ क्रोनोलॉजिकल पैराग्राफ विल फॉलो, सर्कल द वर्ड्स दैट इंडिकेट द क्रोनोलॉजिकल आर्डर, द फर्स्ट इज डन फॉर यू। पहला हुआ है, बाकियों को हमने क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल आर्डर के वर्ड्स को सर्कल करना है, और देख लेते हैं फिर। इन द पास्ट 35 ईयर्स, पिछले 35 सालों में, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द कंप्यूटर इंडस्ट्री, कि इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जो तरक्की है उसने क्या किया, कंप्यूटर इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा कर दिया है पिछले 35 सालों में। इन द लास्ट 35 ईयर, दिस इज क्रोनोलॉजिकल आर्डर, तो ये अंडरलाइन है, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो हमने खुद करना सेंटेंस। द वर्स्ट डे इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन, वॉज द डे आई लेफ्ट माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स टू कम टू कैनेडा, कि जब मैंने अपने दोस्तों और अपनी फैमिली को कनाडा आने के लिए छोड़ा था। इस सेंटेंस में द वर्स्ट डे इन माई लाइफ, दिस इज टॉपिक, एक किस्म का ये इस सेंटेंस का टॉपिक होगा कि मेरी जिंदगी का सबसे जो बुरा दिन है। और क्या था, आई लेफ्ट माई फैमिली, ये क्रोनोलॉजिकल आर्डर है कि बुरा दिन वो था जब मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा था। तो आई लेफ्ट मीन्स इसको हम करेंगे अनसर्कल, कि ये क्रोनोलॉजिकल आर्डर को फॉलो कर रहा है। सेकंड देखिए, इन माई ओपिनियन, मेरे राय के मुताबिक, टेलीविजन प्रोग्राम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, एक्सीलेंट, मीडियोकर एंड पुअर, कि टीवी के प्रोग्राम उनको 3 टाइप्स हैं, 3 किस्मों में तकसीम करना चाहिए, वो ये हैं। अब टेलीविजन प्रोग्राम्स जो है ये किस्म का हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा, टॉपिक वर्ड्स होगा, इस सेंटेंस का टॉपिक है टेलीविजन प्रोग्राम्स, ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को जो चीज़ फॉलो करिए वो है 3 टाइप्स, 3 टाइप्स हैं, 3 कहीं हैं और 3 ही बताई गई हैं, 1, 2 और ये 3, ऐसे इसको हम करेंगे आंसर कर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द लाइफ साइकिल ऑफ द पैसिफिक सामन इज वन ऑफ नेचर्स मोस्ट फैसिनेटिंग फिनोमिना, कि पैसिफिक सालमन जो इसके लाइफ साइकिल जो है वो नेचर का फैसिनेटिंग, मतलब बहुत कमाल एक फिनोमिना है। पैसिफिक सामन होता है, एक पैसिफिक सी है ना, समुंदर जो है, उसकी एक मछली का नाम है, एक किस्म की उसकी जो मछली है उसको कहते हैं। अच्छा, उसके लाइफ साइकिल की ये बात हो रही है कि मोस्ट फैसिनेटिंग फिनोमिना है। अच्छा, लाइफ साइकिल जो हो गया पैसिफिक सामन का, ये एक किस्म का टॉपिक हो गया यहाँ। और लाइफ साइकिल ही जो है ये हमारा क्रोनोलॉजिकल है, कि उसकी क्रोनोलॉजिकल लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, इससे हम अपना टॉपिक सेंटेंस इसको बना के पैराग्राफ लिखें, तो हम उसके लाइफ साइकिल की बात करेंगे, उसके बर्थ की बात करेंगे, पहले उसके एग्स की बात करेंगे, फिर उसके बर्थ की बात करेंगे, फिर उसके आगे बात करेंगे कि उसका वो जो ज़ाइगोट है, बेबी है, वो कैसे डेवलप होता है, और सारी एक मतलब हम क्रोनोलॉजिकल आर्डर में चलेंगे। तो जो लाइफ साइकिल है ये यहाँ क्रोनोलॉजिकल आर्डर को इंडिकेट कर रहा है। गोल्ड इज प्राइज फॉर 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सोने की कीमत है 2 उसकी अहम खसूसियात की वजह से है। अब गोल्ड प्राइस एक तो यहाँ हो गया टॉपिक एक किस्म का सेंटेंस का, और 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो 2 बयान की गई। ऑर्डर है ना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसके आगे हम 2 ही खसूसियात लिखेंगे अगर हम इसको पैराग्राफ की एक फॉर्म में लेके जाएंगे, इस सेंटेंस को टॉपिक सेंटेंस बनाकर, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये जो 2 है यहाँ, ये हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं। द सेकेंड कॉमन वे टू ऑर्गेनाइज आइडियाज एंड पैराग्राफ इज टू डिस्कस दम इन ऑर्डर ऑफ द इंपॉर्टेंट। पहला जो हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो हमने पढ़ लिया, वो थोड़ा मुश्किल था, ये उससे आसान है। ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस यानी कि उसकी अहमियत की बना पर, जिसकी चीज़ की अहमियत ज़्यादा है वो पहले आएगी, जिसकी कम है वो उसके बाद, जिसकी उससे कम है उसके बाद, ठीक है।
दिस इज डन इन टू वेज, दो तरीकों से ये होता है. यू कैन डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट एंड वर्क डाउन टू लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यू कैन बिगिन. वही बात जो मैंने आपको बताई है कि सबसे अहम से शुरू करेंगे, उससे कम, उससे कम, उससे, या आप ऐसे करेंगे. दूसरा तरीका जो है कि लीस्ट इंपॉर्टेंट से, सबसे जो कम इंपॉर्टेंट है, सबसे कम अहम है, उससे शुरू कर लें, फिर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है. ऑर्डर डिसेंडिंग वाला अप्लाई कर लें या असेंडिंग वाला, ये आप पे डिपेंड करता है. द वे यू चूज विल डिपेंड ऑन योर टॉपिक एंड योर राइटिंग पर्पज. ये किस पे डिपेंड करता है? आपके राइटिंग पर्पज पे, और आपके अगर तो आप किस चीज़ के पॉजिटिव चीज़ें लिख रहे हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ में पॉजिटिव चीज़ें उसके हाईलाइट हो, तो जो आप उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप पहले लेके आएंगे, और लीस्ट इंपॉर्टेंट आप बाद में ले जाएंगे कि लेकिन पॉजिटिव हाईलाइट्स जो होंगी वो पहले वाली होंगी ना, कि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये, और फिर थोड़े बहुत फ्लास भी हैं वो आप बाद में ले जाएंगे. लेकिन जब आप उसकी नेगेटिविटी किसी चीज़ की शो कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आप उसके डिसएडवांटेजेस अपने पैराग्राफ में शो करते जाते हैं, करना चाहते हैं, तो आप ऐसे करेंगे लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसकी फजूल चीज़ें पहले लिखेंगे, कम इंपॉर्टेंट जो है, ताकि उसका नेगेटिव एस्पेक्ट से हो. बात को फॉलो कर रहे हैं ना मेरी? ये इस तरह डिपेंड करता है कि आपके टॉपिक पे आपके पर्पस क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका टॉपिक क्या है, आप क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक आप ऑर्डर को चूज करेंगे. बोथ वेज कैन बी इफेक्टिव, दोनों वेज अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं. ठीक है. सपोज यू आर आस्क्ड टू राइट अबाउट द 2 इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन लाइफ बिसाइड्स योर फैमिली, कि आपकी जो फैमिली के 2 इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस असर आपकी ज़िंदगी पे हैं, आपको कहा है कि वो आप डिस्कस करें. एंड यू डिसाइड टू राइट अबाउट द टीचर हु हैड सो सम इन्फ्लुएंस ऑन यू दैट इट समहाउ चेंज हो. और आपने क्या फैसला किया कि आप एक अपने टीचर का इन्फ्लुएंस, उसका जो उन्होंने आपको मुतासिर किया, वो आप लिखेंगे क्या, जिन्होंने आपको चेंज कर दिया, उन टीचर का इन्फ्लुएंस आप लिखेंगे. हियर अगेन यहाँ क्या हुआ है, यू वुड डिस्कस द 2 इन्फ्लुएंस इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. यहाँ आपको 2 इन्फ्लुएंस लिखने हैं, 2 तासुर लिखने हैं ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में. हाउ स्ट्रांगली ईच अफेक्टेड यू, कि कैसे आपने दोनों ने आपको अफेक्ट किया. मतलब आप ऐसा करेंगे कि आप 2 में से भी एक, हर चीज़ में कंपैरिजन एक किस्म का एग्जिस्ट करता है. अगर आप 2 ऑर्डर्स लिख रहे हैं तो उनमें से एक चीज़ जो ज़्यादा इफेक्ट किया आपने, और एक को ने आपको इफेक्ट तो किया लेकिन उसकी निस्बत थोड़ा कम, मतलब एक ऑर्डर बन गया ना, तो आप उसको ऑर्डर वाइज ही अरेंज करेंगे. अगेन एज विद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज ट्रांजिशनल सिग्नल टू गाइड यू रीडर फ्रॉम 1.2 नेक्स्ट पॉइंट. यहाँ भी ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में भी आपको चाहिए कि आप ट्रांजिशनल सिग्नल यूज करें. आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी ट्रांजिशनल सिग्नल यूज करते थे. इनका मतलब क्या होता है कि आपका जो रीडर है वो गाइड हो जाए, उसको आप बताएं, उसकी एक किस्म की इस्लाह हो जाए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं. नो लुक एट द फॉलोइंग 2 मॉडल्स पैराग्राफ, नोटिस हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड. हमने 2 नोटिस क्या करना है कि ये कैसे ऑर्गेनाइज हुए हैं 2 के 2 हमारे मॉडल पैराग्राफ. फर्स्ट देखें, एज अ चाइल्ड माई फेवरेट फूड वाज सेटल्ड पीनट्स. कि एक बच्चे के तौर पे मेरी जो फेवरेट फूड्स थी साल्टेड पीनट्स, यानी कि नमकीन जो मूंगफली है वो मेरा फेवरेट फूड था. एंड आई नेवर सीम टू गेट इनफ, और मैं कभी भी इतने ज़्यादा मुझे मिले ही नहीं. मतलब ऐसे होता है कि आपको जो चीज़ पसंद होती है वो आपको जितनी भी मिल गई आपके लिए कम होती है. तो यहाँ भी ये बता रहा है कि कभी मुझे ऐसे हुआ ही नहीं कि ये मेरे पास है, हो गया, मैं कहूँ कि मेरे पास बहुत है, काफ़ी है, इनफ है मेरे लिए. हमेशा मुझे उनकी कमी रहती थी, फेवरेट जो थे उसके. वेल एवरी टाइम आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस आई वुड थिंक, जब भी मैं घर से बाहर निकलता मैं ये सोचता ऑफ सम एक्सक्यूज टू विजिट द कॉर्नर शॉप, कि मैं कॉर्नर वाली कोने वाली शॉप है उसको विजिट करने का, उधर जाने का कोई बहाना ढूंढ लूंगा. विच सोल्ड स्मॉल पॉकेट्स ऑफ साल्टेड पीनट्स, जहाँ बिकते थे छोटे छोटे पैकेट्स नमकीन मूंगफली के. ठीक है. आई इवन डिवाइज एलोबोरेट टेक्निक्स फॉर ईटिंग द स्टफ. मैं इसको खाने के लिए टेक्निक्स ढूंढता रहता, डिवाइस यानी कि नई नई चीज़ें दरियाफ्त करता रहता कि अब क्या होगा, अब क्या मतलब ऐसा होगा कि मैं घर वालों को ये कहूँगा तो वो कहेंगे चल तू ये खा ले. मतलब मैं टेक्निक्स ढूंढता रहता. ठीक है ना. सम आई वुड ईच फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, मैं इसको शुरू से आखिर तक खाता रहता, स्टार्टिंग एट द स्टॉप ऑफ पॉकेट एंड एंडिंग एट द साल्टी बेस. यानी कि वो अपने पैकेट जब देखते हैं तो ऊपर जो होते हैं उसकी पीनट्स के जो होते हैं पीसीज, वो बेस पे होता है ना, साल्ट थोड़ा सा रह जाता है. आपने इनको ये कुछ भी खाया आपने किया होगा अंदाजा, तो वो ये कहता है कि मैं इसको सारा का सारा खा जाता. ऊपर से शुरू करता, नीचे से जो साल्ट होता है ना बेस पे वो भी खा जाता. अदर्स आई वुड थ्रो कैजुअली इन टू द एयर, और जो मैं हवा में फेंकता कैजुअली वो क्या होता है, लेटिंग दम लैंड इन माई वाइड ओपन माउथ. जो हवा में ऊपर फेंक देता तो नीचे मुंह कर लेता है कि वो मेरे मुंह में आ जाता है. ठीक है. थोड़ी सी ऊपर उछालता ना तो नीचे मुंह कर लेता. अच्छा वेल पैराग्राफ आपने देखा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. हमने क्या देखना इसमें, ऑर्गेनाइजिंग ऑर्डर, लेस इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ, या मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेस इंपॉर्टेंट की तरफ हमने जाना है. सेकंड पे पढ़ते हैं फिर हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं. फॉर मोर देन 75 ईयर, 75 सालों से ज़्यादा में फादर फंक्शनिंग लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन. उन्होंने एक अच्छी जैसे ऑयल मशीन होती है ना उसकी तरह उन्होंने काम किया. नो मैटर विद द टाइम ऑफ द ईयर वट द वेदर, उन्होंने नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या टाइम वक्त है साल का, कैसा मौसम है. ही गोट अप एट 4 AM,
वो 4 बजे सुबह उठ जाते थे वाइल इट वॉज स्टिल डार्क, जबकि उस वक्त बहुत अंधेरा होता था, एंड वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग ब्रिस्क वॉक विद हिज डॉग, अपने कुत्ते के साथ लंबी जो सैर पे चले जाते थे। ही केम बैक एट 7 एंड वेंट टू वर्क एट एग्जैक्टली 7:30, 7 बजे वापस आते, 7:30 बजे काम पे चले जाते। बट देन वन डे नोबडी नोज व्हाई, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कोई नहीं जानता क्यों हुआ, द मशीन केम टू हार्ट, कि जो मशीन है यानी कि अपने फादर को मशीन से रिजेंबल कर रहा है ना वो, कि मशीन ने हार्ट कर दिया। हार्ट एक मीन्स इसको कहते हैं पड़ाव डालना, जैसे आप कुछ चीज़ करते करते एकदम रुक जाते हैं ना, हिचकिचा जाते हैं किसी काम करने से, वैसे मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि किसी को नहीं पता क्यों हुआ कि मशीन ने जो अपना एक सरेंडर कर दिया किस्म का, हम ऐसे कह लेंगे। माई फादर जस्ट ले इन अ बेड, मेरे बाबा जो है वो बेड पे लेट गए। फिर क्या हुआ, इट डिड नॉट मैटर एनी मोर वट टाइम इट वाज, तो वक़्त का नहीं पता कि क्या हुआ था उस वक्त। ही जस्ट डिड नॉट केयर, उनको इस चीज़ की परवाह भी नहीं थी। हिज कनेक्शंस विद द वर्ल्ड सीम टू हैव बीन स्नैप्ड, उनके जो दुनिया से ताल्लुक थे वो ऐसे नजर आते थे कि वो कम हो रहे हैं, मतलब स्नैप हो रहे हैं। द लाइट सीम टू हैव गोन आउट, ऐसे लग रहा था कि अंधेरा छा रहा है, यानी कि लाइट जो रोशनी वो जा रही है। माई फादर हैड डिसाइडेड नॉट टू लिव एनी मोर एंड दैट वाज इट, और कि मेरे बाबा ने फैसला किया कि वो इससे ज़्यादा हमारे साथ नहीं रह पाएंगे, और हो गया, मतलब कि उनकी डेथ हो गई। अब देखें ये कि कैसे छोटी छोटी बातों को करके एक सीक्वेंस में चल के आया। अच्छा, पहले भी तो वो ये स्टार्ट कर सकता था कि मेरे फादर जो है 75 ईयर्स ओल्ड एज में उनकी डेथ हो गई, ये ऐसे भी कह सकता था, लेकिन उसने क्या किया, सीक्वेंस शुरू किया कि एक ऑयल मशीन की तरह वो काम करते थे, उठते थे, ये करते थे, वो सारा कुछ करके, और फिर वो उनके एंड में डेथ हो गई। अब बताना तो वो डेथ का ही चाह रहा है, लेकिन 75 ईयर्स उसने शुरू किया, एंड पे उसने बात भी वो कंप्लीट कर दी, लेकिन वो ऑर्डर में कैसे चला कि उनकी लाइफ के एक सीक्वेंस मैनर में, ऑर्गेनाइज मैनर में चला। समझ रहे हैं ना आप बात मेरी। नेक्स्ट देखते हैं, चूज एनी ऑफ द टू टॉपिक्स, वन फ्रॉम ए ग्रुप एंड वन फ्रॉम बी ग्रुप एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन दैट सब्जेक्ट, रिमेंबर टू यूज सिग्नल वर्ड्स। ठीक है, तो ये अब आ गया आपका काम, मेरा हो गया काम यहाँ खत्म। आपने क्या करना है कि दोनों ये आपके पास जो कॉलम दिया गया है इसमें से अपने टॉपिक चूज कर लेने हैं। ठीक है, ये मैंने आपके लिए कर दिया कि एक पेज पे आ जाए। ग्रुप ए देखें, ग्रुप बी देखें। वर्ड ऑफ इंपॉर्टेंस और क्रोनोलॉजिकल आर्डर। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, कि इंग्लिश सीखना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। टिपिकल डे इन माई लाइफ, ठीक है, कि इंग्लिश सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। आपका पैराग्राफ का टॉपिक ये होगा, लेकिन आप उस पर ऑर्डर कौन सा अप्लाई करेंगे, टिपिकल डे ऑफ माई लाइफ। आप इसको मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसे शुरू करें कि जब मैं छोटा सा बिल्कुल होता उस वक्त मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, तो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उस वक्त थोड़ा सा मैंने सीखा, मतलब अपने स्टार्टिंग प्राइमरी क्लासेस में थोड़ा सा, फिर मिडल में, और आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपना लर्निंग इंग्लिश का जो एक्सपीरियंस है वो बताते जाएंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे मैं बड़ा होता गया और कैसे कैसे मैं सीखता गया। स्टॉप स्मोकिंग, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, कि जब मैंने स्मोकिंग छोड़ी तो ये मेरी जिंदगी का खुश तरीन दिन था। अब खुश तरीन दिन को भी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ले जाएंगे कि पहले मैंने स्मोकिंग शुरू की, फिर ऐसे ऐसे मेरे साथ मामला हुए, मैं बहुत परेशान हुआ, ये वो मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे मतलब इंस्टांसेस आए, तो आप उसको एंड पे ले जाएंगे कि मैंने स्मोकिंग छोड़ दी और ये द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ था। ठीक है, ऑर्डर को फॉलो करेंगे, पहले आप बेस से स्टार्ट करेंगे और फिर आप यहाँ तक आएंगे। ठीक है, रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन कम करने के लिए हैप्पी द अनहैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, कि जब पोल्यूशन खत्म हुई वो मेरी जिंदगी का सबसे नाखुश दिन था। पता नहीं ये इसकी जिंदगी का क्यों था, वेल जो भी है, ये भी वैसे ही इसी का थोड़ा सा, इसी से थोड़ा सा चेंज टॉपिक, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये खुद लिखना है आपने, जरूर लिखना है। अच्छा चलो, तीनों नहीं एक लिख दें। जो पहला ये बहुत ज़्यादा आसान है और इसकी आपको अच्छे से समझ भी आ गई, आप इसी से लिख सकते हैं। अपना इंग्लिश लर्निंग का एक्सपीरियंस लिखना है, छोटी क्लास से अपनी शुरू करनी है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते जाना है, और ट्रांजिशनल वर्ड भी उन्होंने क्या वो भी आपने यूज़ करना है। ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह ये करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की भी, ऑर्गेनाइजिंग की भी, और कोहेरेंस यूनिटी की भी, और ट्रांजिशनल वर्ड की भी, जो सारे हमने इस लेक्चर में पढ़े हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।